गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब लोगों के कॉलेजेस शुरू हो गए, लेक्चर चालू है। कॉस्टिंग का लेक्चर बैठे? नहीं, कॉस्टिंग का नहीं हुआ अब तक किसी का भी नहीं हुआ। सिंगल लेक्चर नहीं हुआ अब तक। अच्छा, टैक्स कितने लोगों ने लिया है? काफी सारे लोगों ने लिया है। टैक्स के लेक्चर्स हुए? टैक्स के स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब लेक्चर्स हुए या नहीं हुए, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्जाम बराबर टाइम पे शुरू होता है। ठीक है, मोस्टली September 15 के बाद में कभी भी वो लोग रखते हैं। ठीक है। अभी जो कॉस्टिंग में है उसका इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी मिल चुका है। कितने चैप्टर है टोटल? टोटल 6। उसमें से थ्योरी सब में से आएगा, लेकिन एक चैप्टर इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू थ्योरी, और बाकी के जो 5 है वो है प्रैक्टिकल। ठीक है। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि कॉस्टिंग होता क्या है। यानी हम लोग देखेंगे कॉस्टिंग के 2-3 डेफिनेशंस, एंड देन वी आर डायरेक्टली गोइंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉस्टिंग, दैट इज कॉस्ट शीट। जैसे कि आपके फाइनल अकाउंट्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है, आपके अकाउंट्स में क्या इंपॉर्टेंट है, फाइनल अकाउंट्स जिसमें आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। वैसे कॉस्टिंग सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट शीट। उसका फॉर्मेट इज टोटली डिफरेंट। तो वो हम लोग शुरू करेंगे। पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नया है। मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको ये सब्जेक्ट पसंद आए तो आप लोग टीवाई के बाद भी कौन सी डिग्री कर सकते हो, सीएमए, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट accountant. You will become cost and management accountant, which is conducted by what? ICWA. It is इंडिया में वो जो है वो ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, ये डिग्री कंडक्ट करते हैं। हालांकि आप शुरू कर सकते थे 12th के बाद भी, लेकिन आप टीवाई के बाद भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिग्री है विच इज कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर द कॉस्ट अकाउंटेंट्स। ठीक है। तो अब आप लोग होपफुली सब लोग नोटबुक लाए हो फ्रेश, कॉस्टिंग के लिए सर ने बोला था तो नोटबुक निकाली। वी विल राइट सम डेफिनेशन, ज्यादा नहीं 2-3 लिखेंगे, उसको समझते हैं कि सब्जेक्ट का आपको नॉलेज आ जाए। फिर हम लोग कॉस्ट शीट से शुरू करेंगे। चलिए लिखिए, हेडिंग दे दो सबसे पहले। कॉस्ट शीट, डेफिनेशंस। सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है कॉस्ट का डेफिनेशन। आप लोगों ने एएस सुना है ना? एएस क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वैसे ही कॉस्ट के भी कुछ स्टैंडर्ड है जिसको हम लोग कहेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, लिखो सीएस। हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो पूछ लो।
ये 3 डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करती हूँ, देन विल स्टार्ट विद क्वेश्चन। चलिए डन। सी, यहाँ पर आपके सामने 3
डेफिनेशंस है जो बहुत इजी है। पहला वाला डेफिनेशन इज अबाउट कॉस्ट। अभी आप लोग बोलोगे कॉस्ट तो क्या, अपने को पता ही है ना, कोई चीज कितने में बनी, दैट इज द कॉस्ट। या जो अपने को, अपन जो चीज घर पे खरीद के लाते हैं, हम लोग बोलते हैं अपने को जीन्स जो है 500 की पड़ी, अपने किसी और को अगर उसको 550 में बेचा तो अपने लिए कॉस्ट इज 500 और सेलिंग प्राइस बन जाता है 550। लेकिन वो इतना सिंपल नहीं है। यहाँ पर कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट का मीनिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे कि अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो किसने दिए, आईसीएआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने दिए हैं अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसी के हिसाब से किसने दिए हैं अपने को, सीएएस आईसीडब्ल्यूए ने। तो आईसीडब्ल्यूए जो फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बता रहा है, उसके हिसाब से कॉस्ट क्या है, इट डिफाइंस कॉस्ट एज, कॉस्ट इज अ मेजरमेंट, इट इज अ मेजरमेंट, यानी उसको नापने का एक तरीका है। किसको नापने का, in monetary terms of the amount of resources used for the purpose of production of goods or rendering of services। बच्चों गुड्स हम करते हैं प्रोड्यूस, हाँ उसका प्रोडक्शन होता है, और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, इसलिए वहां पर वर्ड प्रोडक्शन नहीं आता, वहां पर वर्ड आता है रेंडरिंग, यानी टू प्रोवाइड समथिंग, किसी को कुछ देना, ठीक है, कोई सर्विस देना, कोई बेनिफिट प्रोवाइड करना। तो हम जब कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई भी अगर सर्विस दे रहे हैं, उसको जब आप मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हो तो उसको हम कहेंगे कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी से आपने कई बार सुना होगा घर पे, जो आपको डोसा बना के देती है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको बोलती है कितने खाएगा, आप बोलते 4, बोलते हैं हाँ ये चीज बाहर खाने जाएगा ना तो 150 रुपया देना पड़ता है, सुना है, 4 वड़ा पाव खाते हैं, आप बोलते देख 60 रुपए का तो तूने खा लिया, घर पे देख खाली 20 का पड़ा। तो वो जो मम्मी आपको प्रोडक्ट बना के दे रही है, जब आप उसको मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हो तो वो उस चीज का क्या हो जाता है, कॉस्ट। अब यहाँ पर मैं जो लेक्चर दे रही हूँ वो आप लोगों ने पैसे भर के लिया है, तो वो आपके लिए कॉस्ट हो गया, टू अवेल द सर्विस, तो वो आपका कॉस्ट है। लेकिन अगर अभी ये सेम चीज है अगर मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, दैट इज फ्री ऑफ सर्विस, वहां पर उसका कॉस्ट डिटरमाइन नहीं किया। लेकिन जब भी आप किसी सर्विस और कोई प्रोडक्ट के पीछे लगने वाले रिसोर्सेस को मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हो, मॉनिटरी टर्म्स में होना जरूरी, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। जब उसको रुपयों में नापते हो, कोई भी चीज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो या जो आप सर्विस दे रहे हो, जब आप उसको मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हो, उसको आप क्या कहोगे, उस चीज का कॉस्ट। और कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए या कोई भी सर्विस देने के लिए रिसोर्सेस का इस्तेमाल तो होता ही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड इज रिसोर्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिसोर्सेस, हिंदी में कहा जाए तो उपकरण, संसाधन, या वो सारी चीजें जिससे आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में, अगर आप लेदर बैग बना रहे हो तो लेदर बैग बनाने के लिए आपको कौन कौन से रिसोर्सेज लगते हैं, रॉ मटेरियल जाएगा, बक्कल जाएगा, ग्लू जाएगा, धागा जाएगा, लेबर लगेंगे, लाइट, जगह, समझ रहे हो कि नहीं, फ्यूल, ये सारी की सारी चीजें उसमें यूज होंगी, तो ये सब क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेस। और ये कोई भी रिसोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता। तो वो रिसोर्सेज जो आपने यूज किया है टू प्रोड्यूस अ लेदर बैग, जब आप उसकी कीमत मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हो तो आपको पता चलता है उसका कॉस्ट, तो आपको पता चलता है उसका कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभी कई बार है ना ये कॉस्ट ही हम गलत डिसाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट का प्राइस काफी लो रखते हैं, जिसकी वजह से हमको लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग हैं, ये हमारा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हम लोग यहाँ पर सैलरी पे नहीं है, तो मेरे खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जब मैंने किसी बैच का कॉस्ट डिसाइड किया तो मैंने उसमें क्या क्या इंक्लूड कर लिया, स्टेशनरी कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, फिर आप बताओ इलेक्ट्रिसिटी, फिर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, फिर एडवर्टीजमेंट, फिर रेंट, टैक्सेस, ठीक है, ये सारे के सारी चीजें मैंने, बैड डेट्स, ये सारे मैंने खर्चे ले लिए और मुझे लगा ठीक है मेरा तो 10,000 का ही कॉस्ट है, सो आई कैन चार्ज 15,000। दिस इज रॉन्ग कॉस्ट। मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऐड करना भूल गई, कौन सा, कौन सा,
लेबर, प्रोपराइटर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लेक्चर नहीं लेती तो मैं कहीं और जॉब करती, बिकॉज आई एम अ सीए एज वेल एज सीएस। मेरे पास दो प्रोफेशनल डिग्री है, कहीं ना कहीं मैं जॉब कर रही होती, तो मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ ना। हालांकि वो मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस बहुत ज्यादा है। आपको पता है आज कितने सालों में सीए सीएस की क्या कितना वो लोग कमाते, तो अगर मैं वो मेरा कॉस्ट जोड़ दूं तब जाके आई विल बी एबल टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ माई बैच। तो कई बार क्या होता है, हम बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा काउंट करना भूल जाते हैं, जिसके वजह से हम कई बार हमारे प्रोडक्ट को अंडर प्राइस कर देते हैं, हमारी सर्विसेज को अंडर प्राइस कर देते हैं। इसकी वजह से वो मार्केट में फिर बाद में अगर बहुत ज्यादा बिक भी जाए फिर भी वी सफर अ लॉस। ऐसे कई सारे धंधे हैं, आपको दिखेगा पर पब्लिक की भीड़ है बाहर, फिर भी वो कुछ सालों बाद बंद हो जाते बिजनेस। क्यों? टर्नओवर जबरदस्त है लेकिन कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट का प्राइस बहुत लो रखा था, जिसके से कस्टमर को फायदा हुआ लेकिन बिजनेसमैन को भी तो फायदा होना चाहिए, उसको नहीं हो पाया, सर्वाइव नहीं कर पाता मार्केट में। और आज का जो जमाना है, इंडिया में मेक इन इंडिया का नारा गूंज रहा है हर गली कोचे में, यानी आपको इस चीज का नॉलेज होना ही चाहिए, तभी आप लोग मार्केट में कुछ कर पाओगे। आप लोग जिस ऑफिस में अगर जाके जॉब भी करना चाहते हो, वो लोग आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हाउ विल यू बी एबल टू कंट्रोल द कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। यही चाहते हैं वो लोग अपने एम्प्लॉइज से। ठीक है, तो कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने के पीछे जो जो हमने रिसोर्सेज यूज किए उसकी कौन सी वाली वैल्यू, मॉनिटरी वैल्यू, उसको हम कहेंगे कॉस्ट। अब ये कॉस्ट और कॉस्टिंग बोलेंगे क्या आईएनजी तो लग गया? हाँ, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट अलग शब्द है, कॉस्टिंग अलग शब्द है। क्योंकि कॉस्टिंग आपको पता है जब भी आईएनजी लगता है तो वो क्या हो जाता है, वर्ब, एक्शन हो जाता है। तो कॉस्टिंग इज ऑल्सो एक्शन, और इसका डेफिनेशन दिया आईसीएमए ने। आईसीएमए क्या है? इट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चार्टेड एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि है यूके बेस्ड। जैसे इंडिया में आईसीडब्ल्यू है, वैसे आईसीएमए जो इंस्टीट्यूट है वो यूके का है। ठीक है, इसकी डिग्री ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है। तो आईसीएमए जो यूके का इंस्टीट्यूट है, उसने क्या डेफिनेशन दिया कॉस्टिंग का? कॉस्टिंग मींस द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब पता है अपने को कि ये चीज बनाने के पीछे जो जो रिसोर्सेज यूज किए उसका मॉनिटरी वैल्यू इज द कॉस्ट। अब वो कॉस्ट डिसाइड कैसे करना है, कैसे करेंगे हम लोग? इसका रॉ मटेरियल निकालेंगे, लेबर निकालेंगे, सब सारी चीजें निकालेंगे। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें हम पढ़ चुके हैं, उस प्रोसेस के थ्रू जब हम लोग कॉस्ट एक्चुअली में डिसाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्टिंग, यानी यू कम इनटू एक्शन। अब जैसे मम्मी बोलती है क्या सब्जी लेकर आ, हाँ सब्जी लेकर आ, ठीक है, सब्जी लेकर आपको एक काम दे दिया है, लेकिन जब सच में आप जाओगे सब्जी लेने, बाहर निकलोगे, पैसा खर्चा करोगे, सब्जी लेकर आओगे, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ शॉपिंग। तो आपको शॉप करने का टास्क दिया था, अब आप जब शॉपिंग पे निकले हो तो आपने एक्शन किया ना उस चीज को लेके। तो वैसे कॉस्ट इस चीज की वैल्यू है, और जब आप वो वैल्यू डिसाइड करने के लिए कुछ स्टेप्स लोगे तो आप क्या कर रहे होते हो, कॉस्टिंग कर रहे होते हो। तो कॉस्टिंग का मतलब होता है टू डिसाइड, टू डिटरमाइन। असरटेनमेंट शब्द का मतलब होता है टू डिटरमाइन, पता लगाना। क्या पता लगाना है हमको? कॉस्ट पता लगाना। कॉस्ट किस चीज का? प्रोडक्ट का या सर्विस का। तो कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट विथ थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स है कॉस्टिंग की। ओके, तीसरा और जो आखिरी डेफिनेशन है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने कहा ना आप सबको क्या बनना है, कॉस्ट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में तीन चीजें आती, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें कॉस्टिंग आएगी, कॉस्ट पहले पता करो, फिर वो कॉस्ट की क्या करो, किसको रिपोर्ट करोगे, आउटसाइडर को। कॉस्टिंग की रिपोर्टिंग किसको देनी पड़ेगी आप लोग के हिसाब से? मैनेजर्स को, जो बिजनेस के ओनर्स हैं। ये जो रिपोर्ट्स होती है ना बच्चों, ये बाहर वालों के लिए नहीं होती। आप लोग जो 4 साल से सीखते आए हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें जो आप लोगों का बैलेंस शीट और पीएनएल होता है, दैट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो वो आप पब्लिश करते हो, लोगों के लिए ओपन डॉक्यूमेंट है। लेकिन
कॉस्ट रिपोर्टिंग की अनगिनत रिपोर्ट्स आर जस्ट फॉर मैनेजर्स, उसके बेसिस पे ही वो लोग डिसीजंस लेते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या होगा? कॉस्टिंग किया, कॉस्ट रिपोर्टिंग किया, और रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट ने आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया वो फॉलो करने का, और क्या ट्राई करने का? अल्टीमेटली टू कंट्रोल कॉस्ट। इस पूरे तामझाम का मतलब क्या है? कॉस्ट कंट्रोल करना। कॉस्ट कंट्रोल करेंगे तभी तो सरवाइव हो पाएंगे, वरना कैसे सरवाइव करेंगे? तो ये काम, ये तीनों के तीनों एक्शंस किसमें आते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ होल डिग्री, होल प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू स्क्रैच, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग स्टेज, और फिर वापस से रिव्यू करने का और वापस से देखने का कितना कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, आप लोगों ने 4 साल फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखी है, करेक्ट? आप लोग जब भी बैलेंस शीट या पीएनएल बनाते हो, उसमें जो आप लोगों को एडजस्टमेंट एंट्रीज दी होती है, वो एंट्रीज ऑलरेडी हो चुकी होती है कि होने वाली होती है? सोचो और जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस फॉर 31 मार्च, तो आप लोग वहां पर जो भी एंट्रीज पास कर रहे होते हो, क्या वो एंट्रीज हो चुकी होती है कि होने वाली होती है? टेल मी फास्ट। हो चुकी होती है। यानी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, इट इज जस्ट पोस्टमार्टम। मतलब दया का बुला के खाली देखने का कि कुछ तो गड़बड़ है। हो चुका है सब कुछ, अपने हाथ से बात निकल चुकी है। वी आर ओनली ट्राइंग टू कवर अप द थिंग्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग इज जस्ट लाइक प्लानिंग योर फ्यूचर, कि अभी अपने हाथ में सारी चीजें, हमारा प्रोडक्ट तब तक बना नहीं है, क्या प्राइस रखना है, कहाँ कहाँ मार्केट करना है, कितने वेयर हाउस खरीदने हैं या रेंट पे लेने हैं, या मशीन खरीदना चाहिए कि रेंट लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने जगह के बारे में जब सोचा, तो ये ब्रांच हमको खरीदना चाहिए कि रेंट पे लेना चाहिए, ये सारे डिसीजंस कहाँ पर आते हैं? कॉस्टिंग। सो कॉस्टिंग डील्स विद योर प्रेजेंट एज वेल एज योर फ्यूचर। लेकिन जो एफए है आपका, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट इज ऑलवेज पोस्टमार्टम। तो पास्ट ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से आप बनाते हो। क्या ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, यानी इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, पूरा प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। पहले आप कॉस्ट को रिकॉर्ड करोगे, उसको क्लासिफाई करोगे, अलग अलग टाइप के कॉस्ट होते हैं। सबसे आसान सा जो बाइफरकेशन आपने इकोनॉमिक्स में सीखा था कॉस्ट का, किसी को याद है? आप लोग पूरा टेबल बनाते थे डिमांड एनालिसिस का, आप लोगों ने सीखा ना एस वाई जेसी और एफ आई बी कॉम में। बोले किधर लेक्चर अटेंड किए थे हमने, ऑनलाइन था। चलो एक हिंट देती, टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कमाल है यार, या 12th में पढ़ा है, एफ आई बी कॉम में भी पढ़ा है। टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब तो बोलो, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। एफसी वो सब्जेक्ट नहीं जो तुमने पढ़ा और काफी लोगों के उसमें केटी भी लग चुकी है, फाउंडेशन कोर्स नहीं है ये। फिक्स कॉस्ट एंड, अब बोलो ये नहीं सीखा करके, सीखा है कि नहीं सीखा है? टेबल बनाया हुआ है ना इस पे इकोनॉमिक्स में, हाँ इसी ने बचाया है तुम लोग को। तो आप लोगों ने जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सीखा तो खाली एक ही था, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन कॉस्टिंग में कई सारे टाइप के कॉस्ट है जो आप लोग सीखोगे। फिर उसको अलोकेट करना, बच्चों शब्द कई बार आएगा कॉस्टिंग में, अलोकेट एंड एब्जॉर्ब, और तीसरा असरटेनमेंट। सो अलोकेशन, एब्जॉर्प्शन, असरटेनमेंट, ये ए जो शब्द है उससे 3 टाइप के कॉस्ट होते हैं। अलोकेट करना यानी क्या, कि पता है कि लेदर बैग के पीछे कितना लेदर लगने वाला है, तो कॉस्ट डायरेक्टली आप उसको कर दोगे अलोकेट। लेकिन जब कॉस्ट कॉमन होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, और हमारे यहाँ पर बैचेस चलते हैं 3, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का बैच वाइज, दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज अपॉर्शनमेंट एंड देन एब्जॉर्प्शन। अपॉर्शनमेंट बोलते हैं डिवाइड करना। अरे इतने भारी भरकम जो सिंप्लीफाई अगर मैं भाषाएं बोलूं, तुम लोगों ने रेशियो में डिवाइड किया है, 2:3:5। तुम लोग को इसका मतलब पता है? पता है? अब बताओ।
2:3:5 का मतलब क्या होता है? बोले क्या मतलब होता है? लिखा है बोर्ड पे, ये क्या उसका इसका मतलब क्या है? बताओ मतलब क्या है? एनीवन? 2:3:5 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास अमाउंट है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, क्योंकि 2+3+5 is 10। तो जो भी चीज आपके पास है उसके 10 हिस्से होंगे, 10 में से 2 हिस्से पहले वाले को जाएंगे, 3 हिस्से दूसरे वाले को, 5 हिस्सा आखिरी वाले। ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपोर्शनमेंट। कॉस्टिंग की भाषा में क्या होता है उसका मतलब? अपोर्शनमेंट। और फिर रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में सारी की सारी चीजें आ जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, एब्जॉर्प्शन, अपोर्शनमेंट, एवरीथिंग। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सीएमए की डिग्री पास की, यू विल बिकम कॉस्ट अकाउंटेंट, हु विल डू कॉस्ट अकाउंटिंग। समझे? तो ये 3 डेफिनेशन है जो बताते हैं कि कॉस्टिंग खुद में पूरी एक डिग्री है। आप लोगों को जो टीवाई में वो काफी बेसिक्स है, मतलब कि आप लोगों को अभी 5 चैप्टर है प्रैक्टिकल, नेक्स्ट सेम में भी 5 चैप्टर्स होंगे। और अगर आप आगे कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम दोगे, भले अगर आप एमकॉम भी दे रहे हो, यही चैप्टर्स आपको आगे हायर लेवल पे आएंगे, जो सम्स होंगे वो थोड़े और हाई लेवल के होंगे। तो अभी आप जो टीवाई में सीखने वाले हो, ये स्टडी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पास होने जितना पढ़ना नहीं है, अभी आप जो पढ़ोगे, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, इनफैक्ट टैक्स तो जबरदस्त है, उससे आपके दिमाग के बंद ताले खुलने चाहिए, क्योंकि दिस विल गिव यू अ बेस कि आप आगे चल के कौन सी डिग्री में जंप करना चाहते हो, जॉब भी करना चाहते हो तो कौन से फील्ड में करना चाहते हो। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट लिखेंगे, उसके पहले 2-3 लाइन में डिक्टेट करते हो, कॉपी कीजिए। एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो और नीचे लिखो, कॉस्ट इज डिफाइंड एज, cost is defined as sum total, SUM, sum total of all the expenses, sum total of all the expenses incurred, ये भी वर्ड बहुत बार आएगा, incurred, sum total of all the expenses incurred from the time from the time from the time raw materials are purchased, from the time raw materials are purchased till the final goods are sold in the market, till final goods are sold in the market। लिखा? अब उसके नीचे हम लोग कॉस्ट का बाइफरकेशन लिखते हैं, उसी के नीचे पेज पलटना मत, कॉस्ट शीट के लिए फ्रेश पेज लेना। कॉस्ट को हम लोग कॉस्ट शीट में बेसिकली 2 कैटेगरी में डालते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। कॉपी करो।
चलिए डन। अब देखो बच्चों, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल वही सेम सेम एक ही एग्जाम्पल पकड़ के चलेंगे तो आपको पूरा आइडिया रहेगा। अगर आप लोग लेदर बैग बना रहे हो तो लेदर बैग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा क्या होता है, रॉ मटेरियल लेदर का, और जो जिप उसमें लगेगी, जो हैंडल्स उसमें लगेंगे, वो सब कुछ उसके मटेरियल कॉस्ट में आएगा। तो क्या आपको कोई पर्स देख के समझ में आता है इसमें कितने का रॉ मटेरियल गया होगा? और क्या आप बता सकते हो कि अगर एक पर्स के लिए 1 मीटर लेदर चाहिए तो 10 पर्स के लिए 10 मीटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक भी लेदर बैग नहीं बनाया तो मटेरियल खरीदने की जरूरत है नहीं। यानी कि यहाँ पर ये जो खर्चा है वो प्रोपोर्शनली बढ़ता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स यू प्रोड्यूस। बराबर। वैसे लेबर अगर 1 घंटे में एक पर्स बनाता है और अगर मैं लेबर को 20 रुपया प्रति घंटे का देती हूँ तो क्लियरली पता चलता है कि एक पर्स के पीछे मेरा कितना लेबर जा रहा है, 20 रुपीज का। वेरी क्लियर कट रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स यू प्रोड्यूस। सिमिलरली कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा लेदर है उसकी फिनिशिंग के लिए अगर मुझे एक स्पेशल खास मशीनरी हायर करनी पड़ी फॉर अ मंथ जिसका खर्चा हुआ मुझे 40,000 रुपए, उसका भाड़ा गया 40,000 रुपए, और मैंने 40 पर्स बनाए, 40 पर्स, तो क्लियर कट पता चलता है एक पर्स के लिए 1,000 रुपए गए। और वो पर्स के लिए गए हैं, किसी और चीज के लिए नहीं गए, क्योंकि इसमें से पर्स की कटिंग हो सकती है, फिनिशिंग हो सकती है। तो वो सब कौन से खर्चे होते हैं, डायरेक्ट। ये तीनों खर्चों के पहले डायरेक्ट क्यों लिखा है, बिकॉज दीज expenses can be directly related to a product। आप देखते ही पता कर सकते हो कि इसके पीछे ये मटेरियल, इतना लेबर, इतना डायरेक्ट एक्सपेंस गया ही होगा। लेकिन जो खर्चे होते हैं लेकिन डायरेक्टली रिलेट नहीं करते वो होते हैं इनडायरेक्ट खर्चे। और तकलीफ इधर ही आती है। देखो बच्चों, जो चीज आसान है वो तो अपने को कैलकुलेट अपन पहले से कर सकते हैं, आप सबको पता है। ऐसी कहावत होती है ना कि शादी में और घर बनाने में क्या जितना भी एस्टिमेट लगाओ उससे हमेशा कम खर्चा होता है कि ज्यादा? आप सबको पता है मैरिजेस के बारे में तो आजकल कितना शोशा होता है। इनफैक्ट अगर आप कितने भी सालों से प्लान कर लो ना कि ये एक्सपेंस इतना होना चाहिए, हम यहाँ से सामान खरीदेंगे, इतने का सामान आता है, हमने खुद जाके पता किया है, इतने गेस्ट आएंगे, तो भी क्या एक्सपेंसेस हमेशा उतने रह सकते हैं क्या? कभी नहीं। क्योंकि कोई एक आधा खर्चा हमारे दिमाग से या तो निकल जाता है, या तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, या हमने उसको सही ढंग से पहले से एस्टिमेट नहीं किया होता। क्योंकि वो सारे खर्चे कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट। शादी में डायरेक्ट खर्चा क्या होता है, ब्राइड और ग्रूम के कपड़े, उनकी ज्वेलरी, ठीक है, और जो जो उन लोगों को एक्सेसरीज वगैरह खरीदने हैं वो सारी चीजें वो सब डायरेक्ट है। और बाकी गैस, वो खाना, फिर जो दूसरे वो सारे खर्चे होते हैं सब इनडायरेक्ट। तकलीफ इधर ही आती है इनडायरेक्ट खर्चों के एस्टिमेशन में। इनडायरेक्ट जो है वो भी 3 कैटेगरी के हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन से स्टेज पे वो खर्चा किया है। जो खर्चे आप फैक्ट्री में करते हो, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री का फ्यूल, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट, क्या वो प्रोडक्ट वाइज पता रहता है कितना डेप्रिसिएशन हुआ रहेगा? तुम लोग ये बेंचेस पे बैठे हो, मैं बोल सकती हूँ टीवा वाले बेंचेस से ज्यादा घिसा है बेंच को, तो ज्यादा डेप्रिसिएशन उनके बैच पे चार्ज होना चाहिए। बोलो कैन वी असर्टेन दैट? नहीं। तो सब प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। वो डायरेक्टली कभी भी हम किसी एक बैच पे नहीं थोप सकते। तो वो सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, फैक्ट्री में। तो जो खर्चे फैक्ट्री लेवल पे होते हैं कौन से ओवरहेड्स में जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। जो खर्चे ऑफिस में किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल बताओ जरा, ये सब बहुत कॉमन सेंस वाले खर्चे बताओ, ऑफिस में कौन कौन से खर्चे होते हैं जो इनडायरेक्ट है? सैलरीज, उसके अलावा स्टेशनरी, फिर सैलरी, स्टेशनरी, फिर इंश्योरेंस, यस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इसमें जाएगा। और बताओ, कमॉन, दिमाग की खिड़कियां खोलो, बत्ती जलाओ और बताओ, खर्चे बताओ ऑफिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के। पीएनएल तो इतने सालों से बनाते आ रहे हो।
बोलो, पीएनएल में जो जो खर्चे होते हैं और क्या क्या होता है पीएनएल में। कंपनी अकाउंट भी तो सीखा ना, तुम लोग ने सीखा है ना कंपनी अकाउंट। बताओ खर्चे बताओ। रेंट, यस, और डायरेक्टर्स फीस, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, है कि नहीं, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये सारे के सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट, फिर डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन, डिलीवरी वैन के खर्चे, और ब्रांड एम्बेसडर की फीस, फिर और पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब भी तो इसी में आता है। कैटलॉग प्रिंटिंग, वो सब भी यही आएगा। वेयर हाउस एक्सपेंसेस, वेयर हाउस बोले तो क्या, गोडाउन, जहां पर माल बिकने से पहले अपन रखते हैं, वो सब कहाँ आएगा, वो हो गया ऑलरेडी। तो ये सब कहाँ आएंगे बच्चों, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे खर्चे कैसे हैं, इनडायरेक्ट। तो फिलहाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बाइफर्केशन क्लियर हुआ सबको। डायरेक्ट यानी क्या, जो हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डायरेक्टली थोप सकते हैं कि इसी का खर्चा है, क्लियर पता चलता है इसका रिलेशनशिप। अभी हमारे केस में डायरेक्ट खर्चा मैंने आपको बताया, कौन सा होता है हमारे केस में डायरेक्ट खर्चा। अभी फॉर एग्जांपल आप अभी इधर फिलहाल जितने बच्चे बैठे हो, अगर 4 और बच्चे आ जाए, कौन सा खर्चा हमारा इमीडिएटली बढ़ जाएगा, 4 बच्चे और आए तो बेंचेस का खर्चा कैसे बढ़ेगा, दिमाग लगाओ और बताओ। ये स्टेशनरी, 4 बच्चे और आ जाएंगे तो सबसे पहला इमीडिएट खर्चा जो हमारा बढ़ेगा, जिसकी हमको चिंता होती है, वो क्या होता है, क्या हमको रेंट की, लाइट की, बेंचेस की चिंता होगी, एक्स्ट्रा मार्कर खरीदना पड़ेगा 4 बच्चों के लिए, हाँ, एक्स्ट्रा मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा क्या, ये नेट अलग से लेना पड़ेगा उन 4 स्टूडेंट्स के लिए, नहीं, क्योंकि वो सारे खर्चे कैसे हैं, इनडायरेक्ट। अब आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये आप लोगों को बेसिक क्लियर हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉस्ट शीट। ठीक है, मैं बोर्ड पे फॉर्मेट लिख रही हूँ, आप कॉपी करना, लिखते लिखते डरना मत, लिखने के बाद आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट राइटिंग। दो पेज पे ड्रॉ कर लेना ऐसा आप लोग कॉलमनर।
आयुष लेख। हाँ तो नया बुक क्यों नहीं लाया? तो बाहर से आ या घर से आ, घर या बाहर कहीं से भी आने का, लेकिन लेकर आने का। हैप्पी आवर चल रहे होंगे ना अभी? चलिए कंप्लीट कीजिए।
ये फॉर्मेट लिख के हो जाए तो बताओ, फिर मैं कैमरा शिफ्ट करती हूँ। फॉर्मेट कॉपी हो जाए तो फिर ये कॉपी कर लो। काफी लोग को सोच सोच के डर तो नहीं लग रहा, देख देख के कितना बड़ा फॉर्मेट याद कैसे रहेगा? याद हो जाएगा, हाँ, डरने का क्या है। नई चीज देख के घबराहट होती है, लेकिन दो चार बार सम्स करोगे तो याद हो जाएगा। हाँ, तुझे काम ही क्या है लाइफ में और। चलिए, चलो ध्यान दो अभी बच्चों। ये समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे।
कि सपोज वी हैव प्रोड्यूस्ड 9,000 बैग्स दिस पीरियड एंडेड, ईयर भी हो सकता है, मंथ एंड भी हो सकता है, 6 मंथ्स एंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज एक साल में हमने 9,000 बैग्स प्रोड्यूस किए और हमने बेचे 10,000 बैग्स, इज इट पॉसिबल और नॉट? इज इट पॉसिबल और नॉट? टेल मी, सोच समझ के जवाब दो। 9,000 बैग बनाए और 10,000 बेचे, पॉसिबल कि नहीं? क्यों नहीं? किसने बोला है मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन है? पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ नहीं हो सकता क्या? समझ रहे हो कि नहीं? अभी इतनी सारी बुक्स जो हमारी लास्ट ईयर की तो है, बराबर कि नहीं? हाँ, अनलेस एंड अनटिल ये मेरा फर्स्ट ईयर होता तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता ना। हाँ, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि फर्स्ट ईयर हो सकता है ना कि ये बीच वाला साल हो, मुझे प्रोड्यूस करते करते 10 साल हो चुके हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस। तो मैंने कितने बैग्स प्रोड्यूस किए? 9,000 और कितने बैग्स बेचे? 10,000। अब सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज प्राइम कॉस्ट, जिसके अंदर 3 डायरेक्ट खर्चे आते हैं। कितने डायरेक्ट खर्चे थे? 3, और 3 थे इनडायरेक्ट। अब सबसे पहला डायरेक्ट खर्चा क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल्स। और ये मटेरियल्स कौन से हैं? हमारे रॉ मटेरियल्स, यानी कच्चा माल जो हम खरीदते हैं। ठीक है, अब जो खर्चा लिखना होता है ना बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर वो खर्चा उसी पीरियड को बिलोंग होना चाहिए जो पीरियड के लिए आपकी कॉस्ट शीट बना रहे। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, कोई माल आपने पिछले साल का यूज किया, तो क्या वो पिछले साल के खर्चे में इंक्लूड किया गया था? जो स्टॉक बच गया वो? सोच के जवाब दो मेरे हर एक सवाल का। जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, करेक्ट कि नहीं? तो क्या वो माल का खर्चा लास्ट ईयर के पीरियड में काउंट हो गया था कि नहीं हुआ था? गलत बोल रहे हो। वो लास्ट ईयर परचेज किया था तुमने, लेकिन फिर क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस भी तो कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अगर 10 लेदर शीट्स खरीदी थी पिछले साल, तो तुमने 10,000 का खर्चा लिखा था परचेजेस में, और एक लेदर शीट बच गई, तो क्लोजिंग स्टॉक लेस किया था कि नहीं? तो क्या वो खर्चा तुमने लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया? नहीं। क्यों नहीं रिकॉर्ड किया लास्ट ईयर? क्योंकि लास्ट ईयर वो शीट तुमने वो शीट तुम इस साल यूज करो, तो खर्चा इस साल आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लेने का रहता है? हर एक कॉमन सेंस वाला इंसान पहले अपना पड़ा हुआ स्टॉक ही यूज करता है, भले फिर आप हो या आपके पेरेंट्स हो। मम्मी सबसे पहले फ्रिज में जो कल की भाजी थी वो यूज करेगी ना, जो टमाटर 4 दिन पहले लाए थे वो यूज करेगी, जो ताजा लाए थे वो यूज करेगी, 4 दिन पहले वाले, ताकि वो खराब ना हो जाए, बराबर? तो सबसे पहले हम लोग कौन सा वाला रॉ मटेरियल यूज करते हैं? कौन सा वाला रॉ मटेरियल यूज करेंगे? जो अपने पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक में था। फिर अगर वो कम पड़ेगा तो फिर कौन सा वाला स्टॉक यूज करेंगे? फिर हम लोग और माल खरीदेंगे, यानी हम लोग और खरीद के लाएंगे, बराबर है? तो हम लोग करेंगे परचेज, तो ये इससे हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, बराबर? और वो जब हम लोग परचेज करते हैं माल, तो माल खरीदने के पीछे दूसरे भी तो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, फ्रेट, कस्टम ड्यूटीज, बराबर है? कैरेज इनवर्ड, तो वो सारे खर्चे परचेज से रिलेटेड है, तो उधर ही ऐड होने चाहिए, बराबर? अब जैसे कि हमको एक शीट हमारे ओपनिंग स्टॉक में पड़ी थी, हमको लगा और अपने को 9,000 बैग बनाने, तो अपने को कम से कम 100 शीट लगेगी, हमने 100 शीट का परचेज ऑर्डर दे दिया, लेकिन हमने देखा कि अभी भी हमारे पास 4 शीट बच गई है। तो 4 शीट जो हमारे पास बच गई है वो ये वाले माल में से बची होगी, क्योंकि फ्रेश स्टॉक में से बचेगा ना जो ये बचेगा। तो वो शीट अभी हम लोग यूज नहीं करने वाले, तो वो शीट का खर्चा क्या करने का? लेस, यानी उसका कॉस्ट यहां से कर देने का माइनस। तो ये जो अमाउंट बचेगा ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा ये?
raw material which is used, which is consumed this year for the given period ended. कैसे, कितना लॉजिकल है? पहले ओपनिंग वाला जो हमारे पास रॉ मटेरियल था वो हम यूज करेंगे, प्लस और जो माल खरीदा उसका परचेजेस ऐड, प्लस जो जो परचेज रिलेटेड खर्चे हैं वो सब ऐड, और फिर अगर कुछ माल बच गया है जो आपने इस साल यूज नहीं किया तो उसको यहां से क्या कर देने का, माइनस, देन ओनली यू विल गेट द फिगर कि आपने कितने का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया। टू प्रोड्यूस हाउ मेनी बैग्स, 9,000 bags. To produce how many bags? 9,000 bags. 9,000 bags बनाने के लिए मैंने 90,000 का माल मंगाया नहीं, माल यूज किया। माल मैंने 10,000 का मंगाया था, 1,00,000 का मंगाया था, यूज कितना किया है? 90,000। समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट, नॉट द मटेरियल दैट यू हैव परचेज बट द मटेरियल दैट यू हैव यूज्ड। एक एक वर्ड का इधर अलग अलग मीनिंग निकलता है, थोड़ा समझ के, सोच समझ के इसको या देखो यहाँ पर। तो पहले कौन सा वाला खर्चा लेने का, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, और रॉ मटेरियल कंज्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या है बेसिक फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं ये किधर गया, ये समझने वाली बात है। परचेज रिलेटेड जो खर्चा होगा परचेज में ऐड होता है। अच्छा, अगर समझो एग्जाम में परचेज रिटर्न आ गया तो मैं ऐसे बोलोगे मुझसे तो सिखाया ही नहीं। परचेज रिटर्न आया तो क्या करते, किधर से, परचेज में से। ये तो सब पता ही है ना तुम लोग को। द फॉर्मेट इज वेरी इजी, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मेट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। चलो पहला इंपॉर्टेंट खर्चा हमने कर लिया, दैट इज माल कंज्यूम हो चुका। अब ये 9,000 बैग अपने आप तो बनेंगे नहीं, करेक्ट, उस पर कुछ लेबर्स काम करेंगे, भले फिर मशीन के थ्रू उसको बनाए, मशीन के थ्रू कटिंग करे, ग्लू करे, सारी चीजें करे, लेकिन कोई ना कोई तो लेबर चाहिए जो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके पीछे मेरा जो वेजेस के पीछे खर्चा हुआ है वो 1,80,000 का हुआ है, ठीक है। दूसरे कोई भी मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना हो, कितना, अरे टोटल मारो रे, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, टोटल मारो, 2,70,000, 2,70,000, करेक्ट। तो 2,70,000 जो मेरा खर्चा है वो कितने बैग्स बनाने के पीछे हुआ, 9,000 बैग्स बनाने के पीछे मेरा ये डायरेक्ट कॉस्ट हुआ। और इसको हम बड़े प्यार से क्या बुलाते हैं, प्राइम कॉस्ट। क्या बुलाते हैं, आपको ना प्राइम टाइम क्या होता है, क्या होता है प्राइम टाइम, ए नहीं रे, प्राइम टाइम क्या होता है, अरे क्या है प्राइम टाइम, न्यूज का प्राइम टाइम क्या है, रात को 9 बजे, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम टाइम, नहीं जिसमें सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिलती है उसको प्राइम टाइम कहते हैं। तो ये प्राइम कॉस्ट है, यानी यहीं पर तुम्हारा मेजर खर्चा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी चीज बनाने के लिए अगर तुम 100 रुपए खर्च कर रहे हो, टोटल अगर तुम्हारा कॉस्ट 100 रुपए का, उसमें से करीब 60 to 70 प्राइम कॉस्ट में जाता है। सो प्राइम कॉस्ट इज योर मेजर पार्ट ऑफ कॉस्ट। इसलिए बोलते शार्क टैंक के एपिसोड देखना शुरू करो, उसमें मालूम पड़ता है कि आप लोगों का ग्रॉस मार्जिन कितना बचा, वो प्राइम कॉस्ट काट के जो बचता है दैट इज योर, समझ रहे हो, ठीक है। सो ये तीन खर्चे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और ये तीनों को मिला के बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। यहाँ तक क्लियर। अब बारी आती है हमारे तीन कौन से खर्चों की, इनडायरेक्ट। अब आपने जो यूनिट्स बनाना चालू किया है वो यूनिट्स बन के कहां रेडी होते हैं, फैक्ट्री में, बराबर। फैक्ट्री में एक्चुअली आपके दो टाइप के स्टॉक्स होते हैं, पहला जो कच्चा माल आता है वो, यानी कि रॉ मटेरियल, उसके बाद जो आधा अधूरा माल बचता है, अरे फॉर एग्जाम्पल ये सपोज 31 मार्च का तुम्हारा कॉस्ट शीट है, 31 मार्च को जब तुम लोग फैक्ट्री जैसा ही बंद करोगे, कुछ माल मशीन में आधा अधूरा बना हुआ रहता है कि नहीं। कभी बिस्किट फैक्ट्री गए रहेंगे ना तुम लोग बचपन में, जब देखा था ना, जैसे फैक्ट्री बंद किया
उसके अंदर आधा कोई तो बिस्किट का माउल्ड में पड़ा है, कुछ आटा पिसा हुआ उसमें शक्कर डाल के पड़ी है, तो वो सब क्या है ना, वो रॉ मटेरियल है ना वो फिनिश गुड्स है, दे आर इन बिटवीन, दे आर नोन एज वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन वो वर्क इन प्रोग्रेस में तुमने कुछ ना कुछ तो खर्चा किया। अरे रॉ मटेरियल डाला हुआ रहता है, थोड़ा बहुत लेबर का भी खर्चा हुआ रहता है, लेकिन वो प्रोडक्ट तब तक कंप्लीट नहीं हुआ रहता। मेरे को बताओ, जो लास्ट डेट का वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, अगले दिन सुबह उठ के जब तुम लोग मशीन ऑन करोगे, सबसे पहले कौन से वाले प्रोडक्ट्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होंगे? वर्क इन प्रोग्रेस वाले। वो वर्क इन प्रोग्रेस वाले जो इस साल कंप्लीट हुए हैं, तो उसके खर्चे इस साल लेने का रहता है कि लास्ट ईयर जितना बन गया था उतना खर्चा लास्ट ईयर लेने का? इस साल पूरा खर्चा इस साल का को, क्योंकि वो एज फिनिश प्रोडक्ट इसी साल बिकेंगे ना, बराबर की नहीं? और वो कंप्लीट किधर हो रहे हैं? फैक्ट्री में, बराबर। तो उनकी जो जगह है ना, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद में आती। तो हम लोग पहला इनडायरेक्ट खर्चा लिखेंगे विच इज व्हाट? फैक्ट्री ओवरहेड। इसका दूसरा नाम क्या है? वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स वर्ड जब भी आएगा ना, समझ जाओ कि ये फैक्ट्री से रिलेट करता है। अब फैक्ट्री के सारे इनडायरेक्ट खर्चे क्या क्या है तुमको मैंने पहले बताया, क्या क्या है? फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का पावर एंड फ्यूल डेप्रिसिएशन, फिर इसके अंदर ये भी सुपरवाइजर सैलरी, ये सारी की सारी चीजें। लिस्ट कैन बी अनलिमिटेड, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस कैन बी इन्यूमरेबल। ये सिर्फ एग्जांपल्स दिए मैंने दो चार। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान रखो, अगर रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी बोले तो अगर फैक्ट्री में होते हैं, तो जो माल डिफेक्टिव निकलेगा, या बड़े बड़े कार्टून में जब रॉ मटेरियल आता है, अपन क्या करते हैं उसको हमेशा स्क्रैप में निकालते। कितनी खुशी होती है ना जब एग्जाम खत्म होता है, लास्ट ईयर की बुक्स हम लोग वापस देने जाते हो, जो 100 रुपए 50 रुपए मिलते, कितना अच्छा आनंद आता है, बराबर की नहीं? वैसे अगर लाखों का मटेरियल खरीदा, जिस गोनी में आया था, जो डब्बे में आया था, वो तो फैक्ट्री वाले बेचेंगे ना, बराबर। भले ही लाख रुपए का रॉ मटेरियल के पीछे तुमको 100 रुपया 500 रुपया मिल रहे, लेकिन मिल तो रहा है। तो जब पैसा आता है तो खर्चा कम होता है कि बढ़ता है? जब पैसा आता है तो खर्चा कम होता है कि बढ़ता है? कम होता है, लॉजिक, बराबर की नहीं? इसलिए जब भी हम लोग भंगार वगैरह बेचेंगे ना फैक्ट्री से, वो तुम्हारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में से क्या हो जाएगा? लेस। समझे? तो जो भी तुमने स्क्रैप का माल बेचा, जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स यू हैव सोल्ड, उससे तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि देखो बच्चों हम लोग क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम लोग? कॉस्ट शीट बना रहे हैं, वी आर अक्यूमुलेटिंग। हम क्या जमा कर रहे हैं? खर्चे। हम क्या जमा कर रहे हैं? खर्चे। खर्चे में से अगर कहीं पर कुछ भी छोटी मोटी इनकम रहेगी, तो क्या होनी चाहिए? लेस। ये दोनों ऑपोजिट है। वैसे जब भी आप अगर इनकम अक्यूमुलेट करते हो, तो खर्चे आएंगे तो भी वो इसमें से क्या होने चाहिए? लेस। करेक्ट? तो सेल ऑफ स्क्रैप इज नथिंग बट योर इनकम। बट इज दिस योर इनकम? नहीं, दिस इज नॉट योर इनकम। तो काय को लेस किया? क्योंकि ये खर्चा हमने इधर ले लिया था, जो इस साल हमने यूज नहीं किया, इसलिए हमने उसको निकाला। समझ रहे हो? अरे फॉर एग्जाम्पल, तुमने सपोज घर पे ज्यादा शक्कर लाई 10 किलो इस महीने यूज करने के लिए, तो तुमने मंथली बिल में 10 किलो शक्कर का कॉस्ट तुम्हारी मम्मी ने ऐड किया, 50 रुपए के तरफ से 500 रुपया। लेकिन अभी महीना खत्म होने के बाद 1 किलो शक्कर बच गई, तो मम्मी ये बोलेगी कि इस महीने 500 रुपए की शक्कर यूज की? मम्मी बोलेगी 450 की यूज की, 50 रुपए अगले महीने के खर्चे में जोड़ेगी ना। तो जो खर्चा आ गया है ऑलरेडी, लेकिन हमने अगर वो यूज नहीं किया, तो वो क्या करना रहता है? लेस। और ये क्या है? इनकम। वो तुम क्या करोगे तुम्हारे कॉस्ट में से? लेस। तो फैक्ट्री में जो भी खर्चे होंगे उसमें से क्या कभी कभार लेस हो सकता है? सेल ऑफ स्क्रैप। उसके बाद जो अमाउंट मिलेगा ना, उसके बाद इंपॉर्टेंट इफेक्ट किसका आएगा? क्या बोला मैंने? फैक्ट्री में क्या कंप्लीट होने वाले हैं? जो सामान कल रात को आधे अधूरे बने थे, जब आज सुबह मैंने फैक्ट्री का स्विच ऑन किया, सबसे पहले वही कंप्लीट होंगे। तो उनका
ओपनिंग खर्चा, यानी कल कल जितना उसने माल डाला था, जितने का रॉ मटेरियल डाला था, वो हमने लेस किया रहेगा ना वहां से क्लोजिंग स्टॉक बोल के, क्योंकि वो इस साल कंप्लीट हो तो उसका पूरा खर्चा इस साल आना चाहिए। देखो अब इधर देखो, तुम लोग पहले देखो, मेरे को बताओ, ये टोटल 2,70,000 है, कितने बैग्स बन रहे हैं? 9,000। 2,70,000 डिवाइड बाय 9,000 कितना आएगा? 30। 30 आया, यानी मेरे एक बैग के पीछे प्राइम कॉस्ट कितना हुआ? 30 रुपीज। अभी मेरे पास ओपनिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस में सपोज मेरे पास 50 बैग है और उस पर 10 रुपए जितना खर्चा हो चुका है 50 बैग पे, तो यहां पर आना चाहिए ना 500 रुपया बराबर, क्योंकि बाकी ये सब खर्चे जो मैंने किए हैं वो सब इस पे लगेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा ना बैग। वैसे ही कुछ खर्चे जो इधर हैं, जो ऑलरेडी ये वाले वर्क इन प्रोग्रेस पे यूज हो गए लेकिन ये अब तक कंप्लीट, तो मुझे खर्चे क्या करने के? लेस, क्योंकि वो अगले साल ऐड होएगा ना वापस। नहीं समझा? देखो, जो जब तुम लोग इस साल सुबह सुबह फैक्ट्री चालू करते हो तो जो बैग आधे अधूरे बने थे उसका कॉस्ट तुम लोगे, प्लस ये सारे खर्चे इनकर करके वो बैग कंप्लीट हो गए और वो फिनिश गुड्स में गए और इस साल बिके ना, तो वो सब खर्चे तुमको किस साल काउंट करना चाहिए? इसी साल। वैसे ही इस साल जब लास्ट डेट पे तुमने फैक्ट्री का स्विच बंद किया, कुछ माल मशीन में आधा अधूरा पड़ा है ना, वो सब खर्चे तुमने इधर लिए ले ना ऑलरेडी, तो वो खर्चे इधर से क्या करने का? लेस, क्योंकि वो माल इस साल बिकेगा क्या? अरे कैसे बिकेगा, पूरा हुआ ही नहीं है ना, तो वो लेस करते हैं। तो लॉजिक इज वेरी इजी, एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? ओपनिंग स्टॉक will be sold this year, closing stock is going to be sold next year. तो जो इस साल बिका उसका खर्चा इस साल, जो अगले साल बिकेगा उसका खर्चा, दिस इज नोन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी तो था ये। अरे जिस साल का पीरियड रहता है उसी साल का खर्चा लेने का, तभी तो अपन प्रीपेड आउटस्टैंडिंग खर्चे रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं? उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी बेस्ड है। समझा? मेरे को बताओ, फैक्ट्री में से जब माल बाहर आएगा, वो माल बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है? हो चुका है कि नहीं हो चुका है? तो उसको क्या कहने का? दिस इज द फैक्ट्री कॉस्ट। दिस इज द, उसमें दो चीजें आती है, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये तुम्हारा इधर तक ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट ही तो हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करते हो डेबिट पे? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, फैक्ट्री रेंट, क्रेडिट साइड पे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये हुआ ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ तक हमारा खर्चा हो गया, तो इसको बढ़ाते हैं और हमारा समझो फैक्ट्री का खर्चा हुआ 30,000, हमारा कुछ भी पर्स ओपनिंग क्लोजिंग में था ही नहीं, तो कितना खर्चा हो गया अभी तक? 3,30,000 किधर में? 2,70,000 में 30,000 ऐड होएगा ना, 2,70,000 में 30,000 ऐड होएगा तो कितना हो जाएगा? 3,00,000 बराबर है। क्लियर हुआ इधर तक? अभी ये जो 3,00,000 का खर्चा है ये फैक्ट्री में हुआ है खाली, लेकिन क्या फैक्ट्री सिर्फ खुद के बलबूते पे साल भर मैनेज हो सकती है? मेरे को बताओ। अब जैसे तुम लोग भी हो, यू आर जस्ट लाइक फैक्ट्री, जो अपना क्लास चल रहा है फैक्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हमारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, हम लोग सिर्फ दिन भर आके सिर्फ तुम्हारा सिर्फ लेक्चर ही लेते हैं, उसके अलावा हम लोग कुछ काम नहीं करते होंगे? क्या लगता है तुमको? एडमिशन फॉर्म भरना, हाँ, फीस का जो डिटेल्स वगैरह रखना, लाइट भरवाना, पैम्पलेट बंटवाना, उसके लिए किसी बॉय को रखना, साफ सफाई करना, क्लीनिंग एक्सपेंस, ये सब क्या है? दीज आर ऑल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए यू नीड एन ऑफिस। तो ऑफिस का खर्चा भी बनने वाले प्रोडक्ट्स को झेलना मांगता है।
क्योंकि वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए तो ऑफिस का खर्चा हो रहा है। अब हम लोग एडवर्टाइजिंग के पीछे जो खर्चा कर रहे हैं, साफ सफाई का खर्चा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि बैग स्मूथली चले। तो ऑफिस का खर्चा भी क्यों होता है? ताकि गुड्स सही टाइम पे बने, अच्छी क्वालिटी के बने। तो जो ऑफिस का खर्चा है वो भी किसके सिर पे आना चाहिए? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के सिर पे आना चाहिए, करेक्ट? तो हमारे लिए सपोज और हमने खर्चा किया ऑफिस में टोटल 60,000 रुपए का। कितना खर्चा किया? 60,000 रुपए का। अब हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया बच्चों? 3,60,000। अब ये क्या बना? फाइनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी 9,000 बैग बनाने के लिए मैंने कितना खर्चा किया? तो 9,000 बैग बनाने के लिए मैंने 3,60,000 का खर्चा किया। तो पर बैग मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ? 40 रुपया। क्लियर होता है क्या? नहीं, अरे क्या किया? डिवाइड किया है। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 9,000। इधर तक क्लियर? अब 9,000 बैग मैंने बनाए, बेचे कितने? 10,000। अब ऐसा कैसा हुआ? ऐसा कैसा? क्योंकि ओपनिंग में थे 4,000 बैग का स्टॉक मेरे पिछले साल का पड़ा था। कितना? 4,000 का ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, जिसका वैल्यू था 30 रुपीज के हिसाब से 1,20,000। और क्लोजिंग में मेरा स्टॉक बचा है 3,000 बैग्स का। तो देखो बच्चों, इस साल कितने बैग्स बनाए? 9 प्लस जूना माल पड़ा था। टोटल कितने बैग्स हो गए गोडाउन में? 13,000 बैग्स हो गए, जिसमें से 3,000 नहीं बिक पाए। तो कितने बिके होंगे? 10,000 बिक गए होंगे। बिक गए होंगे, लेकिन ये 10,000 में से पहले मैंने कौन सा वाला माल बेचा रहेगा? 4,000 वाला ओपनिंग माल। देखो धंधा करना आ गया एक ही दिन में। ओपनिंग वाला माल बेचते। फिर 6,000 जो माल बिका रहेगा वो जो इस साल बनाया उसमें से 6,000 अगर इसमें से बेचा तो बचा। अभी एग्जाम में तुमको मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं देते। काय को नहीं देते? क्योंकि उनको लॉजिक पता है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो करंट ईयर के माल में से बचा है। और करंट ईयर का माल कितने में बना था? करंट ईयर का माल कितने में बना था? 40। तो 40 के हिसाब से 1,20,000 माइनस होना चाहिए कि नहीं? तो 3,60,000 में 1,20,000 ऐड, 1,20,000 माइनस, बचेगा वापस 3,60,000। तुम लोग ऐसा कैसे हुआ? अरे क्यों नहीं हो सकता? इस साल मैंने बैग कितने में बनाया? एक बैग 40। पिछले साल मैंने एक बैग 30 रुपए में बनाया था, क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता आया था। अरे हर साल का कॉस्ट अलग अलग होता है, इसलिए ओपनिंग का वो लोग तुमको हमेशा देंगे फिगर। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन देंगे, किसका ज्यादातर नहीं देते? और क्यों नहीं देते? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल रहता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या अवेलेबल रहता है? तो देखो 9,000 इस साल बने, 4,000 ओपनिंग के थे, 3,000 बिके नहीं। तो कितने का माल बेचा और कितनी वैल्यू है उसकी? 3,60,000। तो एक बैग का कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना हुआ? 36 रुपए। So this is what? This is still, this is what? This is cost of goods that are sold, not that are produced. देखो लैंग्वेज कैसे बदलती है। ऊपर क्या था, इधर क्या हो गया? क्योंकि इधर जो स्टेशन पे अपनी ट्रेन रुकी, डिब्बे जुड़े डिब्बे कटे,
तो समीकरण बदल गया। ये भाषा समझेंगे, मतलब यहाँ पर all the things have changed. Cost of production is very very important stage, क्योंकि cost of production तक हम किसकी बात करते हैं, goods produced की, लेकिन cost of production के बाद important stock add होता है, opening stock of finished goods, उसमें से less होता है closing stock of finished goods, तब जाके हमको एक नया पैमाना मिलता है, एक नया स्टेज मिलता है, that is cost of goods सोल्ड। इसलिए यहां से अब आप जब भी डिवाइड करोगे, कौन से यूनिट से डिवाइड करोगे, गुड्स दैट आर सोल्ड। इधर तक हमने जब भी डिवाइड किया था 9000 से किया था कि नहीं, लेकिन इधर आते हमने किससे डिवाइड किया, गुड्स विच आर सोल्ड। सो यहां पर तुम्हारा समीकरण यानी तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारे इक्वेशंस बदल जाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक व्हाट इज इंपॉर्टेंट, cost of production तक what is important, units produced, and after that what is important, units sold। और इसलिए देखो क्या लॉजिकल बनाया कॉस्ट शीट, आपका जो आखिरी खर्चा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो इसके बाद ऐड होता है, क्योंकि जो गुड्स बिके वही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा झेलना चाहिए ना। अगर वो यहीं पर ऐड कर देते तो फिर उसका खर्चा कौन सिर पे उठाता, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए थे, हो सकता है वो उस साल बिके ही ना, तो वो ये खर्चा क्यों उठाए। तो जो खर्चा जिसके रिलेट करता है उसी स्टेज पे वो गुड्स आते हैं। यहां से हमारे कौन से गुड्स शुरू होते हैं, वापस बोलो, गुड्स सोल्ड। तो वो गुड्स बेचने के लिए हम जो खर्चे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बराबर। तो वो किसके बाद आए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आए, ताकि अब जो गुड्स बिके हैं सिर्फ वही वो खर्चा झेले, जो नहीं बिके वो यहीं पर निकल गए तो ये खर्चा नहीं उठा रहे। अगले साल बिकेंगे तो अगले साल जब बिकेंगे ओपनिंग स्टॉक में ऐड होंगे, फिर ये खर्चा झेल लेंगे, उस साल का जो भी सेलिंग खर्चा होगा वो। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के एग्जांपल मुझे आपको देने की जरूरत नहीं, यू नो ऑल दैट एक्सपेंसेस के टाइप्स, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, एडवर्टीजमेंट, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, ब्रांड एम्बेसडर एक्सपेंस, कैटलॉग प्रिंटिंग, वेयर हाउसिंग, ये सारे के सारे खर्चे किसमें आते हैं, सेलिंग एंड। ये सब करने के बाद फाइनली आपको मिलता है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो खर्चा जो आप माल को अल्टीमेटली बेचने के लिए कर रहे हो, खर्चा, कॉस्ट। और अब उसमें अपने को क्या मांगता है, अपना जिसके लिए इतनी मेहनत की, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या ऐड होगा, प्रॉफिट, और फाइनली यू विल गेट सेल्स। तो ये 36 रुपए के माल में, और सपोज हमने 40,000 रुपए का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा किया, 4 लाख हो गया, पर पर्स मेरा अभी भी कॉस्ट कितना है 40, और मेरे को प्रॉफिट चाहिए 100 रुपए पर पर्स का, ऐसे करता ना मैन्युफैक्चरर्स। तो वो लोग के लिए सेलिंग प्राइस कितना आया है 140 का, तो एक पर्स कितने बेचा 140। तो ये फॉर्मेट मैं ये नहीं बोल रही एकदम बाय हार्ट हो गया है, लेकिन समझ में आया क्या, याद इमीडिएटली नहीं होगा, बट जो जो समझाया 100% ना आया हो, 80% समझ में आया। हाँ, फुल फ्लेज हम लोग वापस नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट करेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, लेकिन एक बार फिर से लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, ध्यान से सुनो, घर पे जाके एक बार देखना, कल लेक्चर में आने के बाद एक बार देख लेना, फिर मैं वापस से रिवाइज कराऊंगी। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कितने, 3, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये जो डायरेक्ट मटेरियल है वो आपका पहला टाइप का मटेरियल होता है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किया इस साल आपने, आप वो रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, ठीक है। ये तीनों मेजर खर्चे ऐड करने के बाद जो अमाउंट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, और प्राइम कॉस्ट के बाद आते हैं आपके तीनों इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में से भी सबसे पहला कॉस्ट कौन सा होगा, जो कि फैक्ट्री में किया गया, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड में सारे के सारे फैक्ट्री रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं। अगर कोई भंगार बेचा है तो लेट्स सेल ऑफ
स्क्रैप आएगा। और अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो इसी स्टेज में एड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग, अगर है तो। देखो रॉ मटेरियल सबसे पहले आया, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद वर्क इन प्रोग्रेस आता है, फिर और एक खर्चा आता है ऑफिस एंड, उसको हम ऐड करने के बाद जो खर्चा मिलता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद तीसरा और आखिरी स्टॉक आता है फिनिश गुड्स का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कौन सा स्टॉक आता है? फिनिश गुड्स का। से ओपनिंग स्टॉक एड, क्लोजिंग स्टॉक, आंसर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर, उसमें लास्ट खर्चा ऐड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। आंसर विल बी नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड होता है प्रॉफिट, यू विल गेट व्हाट? सेल्स। तो देखो फिर से पहला स्टेज ऑफ स्टॉक कौन सा? पहला स्टेज ऑफ स्टॉक कौन सा होता है? तीन टाइप के स्टॉक है। पहला रॉ मटेरियल, वो सबसे पहले आता है, फिर वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर इनडायरेक्ट का एक खर्चा आता है, कौन सा वाला? फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसके बाद दूसरा स्टॉक आएगा वर्क इन प्रोग्रेस का। तो कैसे याद करना है? फिर से बोलती हूँ, तीनों प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले प्राइम कॉस्ट में आता है आपका रॉ मटेरियल, फिर वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों डायरेक्ट खर्चों को हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। फिर आता है फैक्ट्री ओवरहेड। ये चार मेजर हेडिंग के बाद आपका दूसरा टाइप का स्टॉक आता है वर्क इन प्रोग्रेस। सिर्फ इतना याद रखो, ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है, तो आपको पता है। फिर दूसरा खर्चा, फिर पांचवा खर्चा आता है कौन सा? ऑफिस का खर्चा, ऑफिस एंड, वो ऐड करने के बाद क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा स्टॉक आएगा कौन सा? फिनिश गुड्स। एड फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आंसर विल गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर आखिरी खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आंसर इज कॉस्ट ऑफ सेल। एड, यू विल गेट, ठीक है, क्लियर फॉर्मेट, ठीक है। बाकी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो काफी कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, अदरवाइज आई विल रिवाइज इट टुमारो। ओके, होपफुली समझ में आया सबको। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नोट्स लेकर बैठना।